हेलो माय यंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैंने आपसे वादा किया था कि एग्जामिनेशन तक आपके साथ मैं एमसीक्यू लेकर के हमेशा मिलते रहूँगा। इसी वादे को निभाते हुए आज मेरा है एमसीक्यू सेट नंबर 10। मैं फिर आपको एक बार याद दिला देता हूँ। इसके पहले मेरा 9 एमसीक्यू सेट आ चुका है। उसको आप अगर आप नहीं देखे होंगे तो शुरू से अंत तक उसको देखेंगे, कॉपी कलम की सहायता से नोट करेंगे। और अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करना कभी नहीं भूलेंगे। वही मेरे लिए टोनी का काम करता है। आइए आज शुरू करते हैं। सेट सेट नंबर 10। सेट नंबर 10 सेट नंबर 10 का पहला क्वेश्चन है। एक साइकिल सवार 80 मीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार पथ पर 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से साइकिल चलाता है, तो उदग्र दिशा से उसका झुकाव कोण कितना होगा? A cyclist is moving in a circular path of radius 80 meter with a velocity of 10 meter per second. His angle of bend with vertical is, यहाँ देखिए क्या क्या दिया हुआ आपको। यहाँ पे आपको R दे दिया है, कितना? 80 मीटर। 80 मीटर दिया हुआ है और वेलोसिटी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। मोशन ऑफ साइक्लिस्ट एट द टर्निंग पॉइंट आप पढ़े होंगे, फॉर्मूला याद कीजिए वहां से। टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर इंटू जी। वी है आपको 10, तो 10 इंटू 10। आर हो गया 80। 80 जी का वैल्यू मान लीजिए हम 10 यहाँ यूज करते हैं, तो 10 10 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। दिस इज 1/8। tan theta is 1/8, therefore theta is equal to tan inverse 1/8. This is the option. Now you have to choose where it is. आप इसको चूज कीजिए कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, tan इनवर्स 1/8। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। एम द्रव्यमान की वस्तु से आर दूरी पर गुरुत्वीय विभव कितना होगा? द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम ए बॉडी ऑफ मास एम, ये तो आप पढ़े हैं हमेशा, माइनस जी एम बाई आर। माइनस जी एम बाई आर, ये इसका ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 3। केपलर के तृतीय नियम को कहा जाता है? कक्षा का नियम, क्षेत्रफल का नियम, आवर्तकाल का नियम, इनमें से कोई नहीं। केपलर्स थर्ड लॉ इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ पीरियड एंड नन ऑफ दिस। तो आप जानते हैं केपलर्स थर्ड लॉ जो है उसको हम लोग लॉ ऑफ पीरियड के नाम से जानते हैं। और दैट इज, इसको आपको दूसरे टू में पूछा सकता है। वो पूछा जाता है टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। दिस इज Kepler's third law. T square is directly proportional to R cube. मतलब period of revolution of a planet, period of revolution of a planet is directly proportional to the cube of the average distance between the sun and the planet. उसके घन के समानुपाती होता है, इसलिए दिस इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ पीरियड। उसको आप लॉ ऑफ पीरियड कह सकते हैं, आवर्तकाल का नियम कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है। द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज। तो जैसे जैसे आप पृथ्वी से ऊपर, सतह से ऊपर जाते हैं, पृथ्वी की सतह पर आप नीचे आते हैं, जी का वैल्यू हमेशा डिक्रीज होता है, घटते जाता है। अगर पृथ्वी के नीचे जाने पर जी का वैल्यू अगर जी लेस मान लेते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर, where d is the distance inside the earth and r is the radius of the earth। क्या कहता है? पृथ्वी के केंद्र पर आप चले गए तो एट द सेंटर, एट द सेंटर, एट द सेंटर, सेंटर पर जब आप चले जाएंगे तो d विल बी इक्वल टू r, मतलब डिस्टेंस जो है वो रेडियस के बराबर हो जाएगा। इसलिए g डैश बराबर हो जाएगा g इंटू 1 माइनस आर बाय आर। 1 माइनस आर बाय आर, जी मतलब ये हो गया 1 माइनस 1, दैट इज जी इंटू जीरो, दैट इज जीरो। इसलिए ऑप्शन इज ए,
ऑप्शन ए, द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज 0। कभी कभी पूछता है कि पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार कितना होगा, तो आप समझेंगे भार वेट इज इक्वल टू एम इंटू जी, वहां जी 0 है इसलिए भार भी वहां पर 0 होगा, भार भी 0 होगा। कभी कभी पूछता है इस ढंग से क्वेश्चन कि अगर ये अर्थ है, इसी से रिलेटेड है, अर्थ है, यहाँ पर एक इधर से होल बना दिया जाए, होल बना दिया, यहाँ सेंटर है, और यहाँ से अगर इस एक बॉडी को इसमें ड्रॉप कर दिया जाए तो क्या होगा, यहाँ पर कोई फोर्स नहीं काम करेगा, इधर जाएगा, ऊपर जाना चाहेगा तो जी इधर खींचेगा, इधर जाना चाहेगा तो जी इधर जाएगा, इसलिए बॉडी विल मूव हियर इन एसएचएम, सरल आवर्त गति में सेंटर के अबाउट वो मोशन करेगा। ये सब इतने रिलेटेड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है, ये नहीं कि जो ये ऑप्शन यहाँ बता रहा है वही आएगा, आपको ऐसी बात नहीं है, लेकिन कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जब किसी निकाय पर कार्यकारी बलाघूर्ण शून्य होता है तो इसमें संरक्षित रहता है बल, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग और आवेग। When a torque acting on a system is 0, then which remains constant? Force, linear momentum, angular momentum और impulse। तो फोर्स, या आपको ये देखना होगा कि बलाघूर्ण जो है किसके किसके बीच संबंध है वो, तो आप जानते हैं, आप पढ़े हैं टाउ इक्वल टू डी एल बाई डी टी, डी एल बाई डी टी, वेयर टाउ इज टॉर्क बलाघूर्ण और एल इज एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग। व्हेन टॉर्क इज 0, यहाँ क्वेश्चन कह रहा है ये जो है बलाघूर्ण शून्य है, व्हेन टॉर्क एक्टिंग ऑन सिस्टम इज 0, तब ये 0 हो गया, इसका मतलब डी एल बाई डी टी इज 0, मींस एल इज कांस्टेंट, एल इज कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म का ही डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो एल क्या है, कोणीय संवेग है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, बी, एंगुलर, सॉरी बी नहीं, सॉरी बी नहीं, सी, सी कोणीय संवेग, कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन्स कांस्टेंट। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कार्य को व्यक्त किया जाता है, वर्क इज रिप्रेजेंटेड बाय, फॉर्मूला लिखा हुआ है, वर्क को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो आप वर्क का जो फॉर्मूला पढ़े हैं, जनरल फॉर्मूला याद कीजिए, आप वर्क का जनरल फॉर्मूला जो पढ़े हैं, W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, इसको हम लोग लिखते थे, वेक्टर में पढ़े हैं आप, ए बी कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू ए डॉट बी, तो एफ एस कॉस थीटा इज एफ डॉट एस, यहाँ लिखा हुआ है, आप देंगे यहाँ से W इक्वल टू एफ क्रॉस एस, W इक्वल टू एस क्रॉस एफ, W इक्वल टू एफ डॉट एस, W इक्वल टू एफ बाय एस, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, W इक्वल टू एफ डॉट एस मतलब एफ एस कॉस थीटा। इसी के आधार पर यही बताया जाता है कि वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एम द्रव्यमान की एक वस्तु भी वेग से किसी दीवार से टकराकर उसी वेग से विपरीत दिशा में लौट आती है, तो इसके संवेग में परिवर्तन होगा। ए बॉडी ऑफ मास m कोलाइड्स अगेंस्ट ए वॉल विथ वेलोसिटी v एंड rebounds with the same velocity, its change in momentum is, its change in momentum क्या होगा, तो मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, यहाँ दीवार है, ये आपका दीवार है मान लीजिए, यहाँ से m मास का बॉडी है, इससे टकराया इधर से v वेलोसिटी से, तो मोमेंटम हो गया आपका p1 इक्वल टू m इंटू वी, टकराने के बाद क्या हुआ, फिर उधर से लौट के आया इधर से ही, ये हो गया माइनस एम बी, तो P2 इज इक्वल टू माइनस एम बी, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इज P1 माइनस P2, ये हो गया एम बी माइनस, और ये माइनस लगाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एम बी, दैट इज 2 एम बी, 2 एम बी, ये इसके चेंज इन मोमेंटम होगा, इसलिए ऑप्शन इज ए ऑप्शन है यहाँ पर देखिए, ए बॉडी ऑफ मास m collides against a wall with velocity v and rebounds with the same velocity, its change in momentum is delta p, that is 2mv। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, क्या कह रहा है देखिए क्वेश्चन को आप पढ़िए, जब एक स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर से स्ट्रेच किया जाता है,
मतलब उसको खींचा जाता है। तो स्प्रिंग को खींचने से क्या होता है कि उसमें एनर्जी स्टोर करता है। जब एक स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर से खींचा जाता है तो इसमें संचित ऊर्जा U पाई जाती है। उसी स्प्रिंग को अगर 8 सेंटीमीटर से खींचा जाए तो उसमें संचित ऊर्जा कितनी होगी। व्हेन ए स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर देन पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट इज U। इफ इट इज स्ट्रेच्ड बाय 8 सेंटीमीटर देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल बी। तो आप पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़े हैं, आप उसका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जानते हैं, U1 इज हाफ के x1 का स्क्वायर। वही स्प्रिंग है, के इज स्प्रिंग कांस्टेंट। अगर स्प्रिंग को आप चेंज नहीं करते हैं तो कांस्टेंट नहीं बदलेगा। U2 इज हाफ के x2 का स्क्वायर। देयरफॉर U2 बाय U1 आप कर दीजिए यहां से, तो हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, के कैंसिल हो जाएगा, x2 बटे x1 का होल स्क्वायर, दोनों पर स्क्वायर है। x2 है आपका 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और दिस इज 2 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या हुआ, 2 4 हो गया, ये 4 का स्क्वायर हो गया 16। मतलब U2 इज 16 U1, 16 U1। अब आपको यहाँ क्वेश्चन में U1 का वैल्यू U दिया हुआ है, दैट इज U, दिस इज U, देयरफॉर U2 इज 16 U, मतलब 16 गुना उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा। इसलिए ऑप्शन देखिए कहां पर है, ऑप्शन इज डी, ऑप्शन इज डी, 16 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा। ओके, चलिए थैंक्स। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बॉक्स को फर्श पर 100 न्यूटन के विरोधी बल के विरुद्ध 4 मीटर धक्का दिया जाता है। A box is pushed by 4 meter on a floor offering a resistance of 100 Newton. Work done by resisting force each, कितना फोर्स वो रेसिस्टिंग फोर्स के द्वारा किया गया कार्य होगा। एक बॉक्स को फर्श पर 100 न्यूटन बल के विरुद्ध, विरोधी बल के विरुद्ध 4 मीटर धक्का दिया जाता है। तो वर्क डन का फॉर्मूला आप जानते हैं, वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा W इक्वल टू F इंटू एस। फोर्स विरोधी बल इधर है F, विस्थापन इधर है S, इसलिए आप यहां पर कर सकते हैं -100 और ये हो गया 4, दैट इज -400, दैट इज -400 जूल का, -400 जूल का वर्क होगा। ऑप्शन में यहाँ पर एक गलती हुई है, ऑप्शन में ये 100 नहीं होगा बल्कि इसको हम 400 यहाँ कर देते हैं, 400 जूल। दिस इज ऑप्शन, ये करेक्ट ऑप्शन है, इसलिए ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका -400 जूल। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, किसी विलगित निकाय की आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है, घटती है, समान रहती है, इनमें से कोई नहीं। Internal energy of an isolated system increases, decreases, remains same, none of this. Isolated system वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, आइसोलेटेड सिस्टम, विलगित निकाय। विलगित निकाय किसको कहते हैं, जिससे सिस्टम पर बाहर के टेम्परेचर, प्रेशर इस सब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब बाहर से कोई इसमें हीट वगैरह नहीं जा रहा है तो उसका जितना इंटरनल एनर्जी अपना है वही उसका बना हुआ रहेगा, इसलिए रिमेन्स सेम, ये समान रहती है, ये इसका ऑप्शन होगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नंबर 11। न्यूटन के अनुसार गैसीय माध्यम में जब ध्वनि गमन करती है तो माध्यम में कौन सी प्रक्रिया होती है, समतापी, रुद्धोष, समदाबी, समायतनिक। According to Newton, when sound passes through a gaseous medium, then medium undergoes which change? Isothermal, adiabatic, isobaric, isoporic। ये न्यूटन और लाप्लास दोनों वेलोसिटी ऑफ साउंड पर वर्क कर रहा था। न्यूटन का फॉर्मूला आया था, ये न्यूटन का फॉर्मूला था, न्यूटन का फॉर्मूला था V इक्वल टू √P/d, और लाप्लास वैज्ञानिक था, उसका फॉर्मूला आया था V इक्वल टू √γ/P/d। इसलिए दोनों क्वेश्चन को हमने एक साथ लिया है आपको कंफ्यूजन को दूर करने के लिए।
क्वेश्चन नंबर 11 और 12 दोनों एक साथ है, दोनों ये न्यूटन पर 11 है और 12 जो है लाप्लास पर बेस्ड है। तो न्यूटन का कहना था कि जब साउंड किसी मीडियम से होकर के प्रोपेगेट करती है तो मीडियम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, और मीडियम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो इसका मतलब है कि प्रोसेस शुड अकर स्लोली, और स्लोली का मतलब है कि जब हम किसी को आवाज़ देंगे कुछ देर के बाद उसके कान में आवाज़ पड़ना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, तुरंत पड़ जाता है। इसका मतलब ये फास्टली होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता है। तो यहाँ पर ये कह रहा है न्यूटन के अनुसार माध्यम का ताप, माध्यम में जो प्रक्रिया होती थी वो समतापी होती थी, आइसोथर्मल होता था। ये न्यूटन का कहना था। न्यूटन का कहना था कि साउंड जब पास करेगा तो मीडियम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, इसलिए द प्रोसेस विल अंडरगो आइसोथर्मल चेंज, इसलिए इसका ऑप्शन ए होगा। लाप्लास काम कर रहा था, उसने बताया कि नहीं, और न्यूटन ने उस कंसेप्ट के आधार पर जो फॉर्मूला निकाला वेलोसिटी ऑफ साउंड का, तो ये आया था 280 मीटर पर सेकंड, और लाप्लास ने जब इस पर निकाला तो इसका आया था 332 मीटर पर सेकंड, और ये वैल्यू जो है प्रैक्टिकल वैल्यू से मेल खाता था। इसका मतलब है कि लाप्लास का कंसेप्ट सही था, न्यूटन का कंसेप्ट गलत था। तो लाप्लास ने कहा कि जब साउंड किसी मीडियम से प्रोपेगेट करती है तो मीडियम का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता है, और द प्रोसेस अंडरगोस एडियाबेटिक चेंज, जिसको हम लोग कहते हैं रुद्धोष्म प्रक्रिया। इसलिए लाप्लास के अनुसार गैसीय माध्यम में जब ध्वनि गमन करती है तो माध्यम में जो प्रक्रिया होगी वो रुद्धोष्म होगी। अकॉर्डिंग टू लाप्लास, व्हेन साउंड पासेस थ्रू ए गैसियस मीडियम देन इट अंडरगोज व्हिच चेंज, दैट इज एडियाबेटिक। क्वेश्चन नंबर 13 है 60 डिग्री कलांतर के दो तरंगों में पथांतर कितना होगा। 60 डिग्री कलांतर के दो तरंगों में पथांतर कितना होगा। द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स हैविंग फेज डिफरेंस 60 डिग्री। तो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला होता है फेज डिफरेंस फाई इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। इसलिए पाथ डिफरेंस कह रहा है, इसलिए x विल बी लैम्डा बाय 2 पाई इंटू लैम्डा बाय 2 पाई इंटू 5। ये हो गया आपको लैम्डा बाय 2 पाई, और यहाँ पे जो दिया हुआ है ये जो फाई है वो फाई है आपका 60 डिग्री, तो यू कैन पुट इट पाई बाय 3, पाई बाय 3 60 के रूप में लिख सकते हैं, तो यहाँ पुट कर दीजिए पाई बाय 3। तो पाई बाय 3 अगर यहाँ पुट कर देते हैं तो पाई पाई कैंसिल, दैट इज लैम्डा बाय 6, लैम्डा बाय 6 विल बी पाथ डिफरेंस, एंड ऑप्शन इज सी। सी ऑप्शन जो है दैट इज करेक्ट। द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स हैविंग फेज डिफरेंस 60 डिग्रीज पाई बाय 6। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बीपीएससी यूपीएससी जेपीएससी सब जगह ये क्वेश्चन पूछता है कि एक फ्रिज को बंद कमरे में चालू करके उसका दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, समान रहेगा, इसमें से कोई नहीं। इफ ए रेफ्रिजरेटर इज स्टार्टेड इन ए क्लोज्ड रूम एंड इट्स डोर इज ओपन, देन टेम्परेचर ऑफ द रूम क्या होगा। आप जानते हैं फ्रिज के अंदर क्या होता है, फ्रिज के अंदर अगर कोई बॉडी को आप रखते हैं तो वो ठंडा होता है, ठंडा होने का मतलब वो उसका जो हीट है वो निकाल के बाहर फेंकता है। तो कमरे का दरवाजा अगर आप खोल देंगे तो उसका जो हीट है वो बाहर कमरे में आएगा और कमरे का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसलिए यहाँ होगा विल इंक्रीज, ऑप्शन नंबर ए, बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है एक आदर्श इंजन 327 डिग्री सेल्सियस और 27 डिग्री सेल्सियस के बीच कार्य करता है तो इंजन की दक्षता कितनी होगी। एन आइडियल इंजन वर्क्स बिटवीन टेम्परेचर 327 डिग्री सेल्सियस एंड 27 डिग्री सेल्सियस, देन इट्स इफिशियंसी विल बी। तो ये कार्नोट इंजन या आइडियल इंजन का जो वर्किंग कंडीशन होता है उसका इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है, आप जानते हैं ईटा, इसको हम लोग लिखते हैं ईटा इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1, ये है फॉर्मूला इसका। यहाँ पे आपको T2 दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस, वो सेल्सियस में है, इसमें 273 जोड़ देंगे आप तो ये हो जाएगा 300 केल्विन, और T1 दिया हुआ आपको 327 डिग्री सेल्सियस, तो फिर 327 में 273 जोड़ेंगे आप
3 2 5 1 600 केल्विन हो जाएगा। और तब यहाँ पुट कर दीजिए आप 1 माइनस, यहाँ पर आप इसको पुट कर दीजिए, ईटा विल बी 1 माइनस T2 मतलब 300 और दिस इज 600। तो ये आ जाएगा 1 माइनस हाफ, दैट इज हाफ परसेंटेज निकालना है, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 50%। 50%, इसलिए ऑप्शन इज डी। ऑप्शन डी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला भी पूछ देता है ऑप्शन में। ये फॉर्मूला भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है, या नहीं तो फिर इस पर न्यूमेरिकल, जैसे यहाँ न्यूमेरिकल्स दिया तो फॉर्मूला पर हमने बनाया और फॉर्मूला भी दे सकता है, आप न्यूमेरिकल्स बना सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इसको आप शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना कभी नहीं भूलिएगा, कि वही मेरे लिए ट्रेनिंग का काम करता है। फिर हम आपके साथ मिल रहे हैं नए वीडियो के साथ। चलिए, थैंक यू।